आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब खियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है ड्रामा। यहाँ पर आगा अशर काश्मीरी का ड्रामा यहूदी की लड़की भी आपके लिए सबक के तौर पर शामिल किया गया है, ताकि आपको ड्रामे से मुतारुफ किया जा सके, आपको बताया जा सके कि ड्रामे का फ़न क्या है। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने ड्रामे के हवाले से मालूमात हासिल की है, ड्रामा क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। दूसरे हिस्से में हमने आगा अशर काश्मीरी की ज़िंदगानी के हवाले से और आगा अशर काश्मीरी की तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। इसके बाद के हिस्सों के अंदर हम आगा अशर काश्मीरी का ड्रामा यहूदी की लड़की का मुताला कर रहे हैं। ये ड्रामा बच्चों यहूदी सल्तनत के, यहूदी कौम और रोमन सल्तनत के बीच जारी कशमकश को दिखाता है, उनके बीच चलने वाले लड़ाई झगड़ों को दिखाता है। रोमन सल्तनत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, रोमन लोग हैं, वो अपने आप को मुअज़्ज़िज़ मानते हैं और यहूदी कौम को हकीर मानते हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम करते हैं, सताते हैं, तरह तरह से उनको परेशान करते हैं। तो ये इस ड्रामे के अंदर चीज़ें बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाई गई हैं, बड़ी सादगी के साथ दिखाई गई हैं। ये ड्रामा कोई ख़ास असर हमारे ऊपर नहीं छोड़ता है, लेकिन स्टेज के ऊपर किया जाता है। नाज़रीन जब इसको देखते हैं तो इसके ऊपर इससे मुतासिर होते हैं। वक्ती तौर पर यह अपना असर रखता है, वक्ती तौर पर इसके किरदार भी असरदार साबित होते हैं। बड़ा खूबसूरत ड्रामा है और बहुत मशहूर है, अपने वक्त का बहुत मकबूल ड्रामा है। आगा अशर काश्मीरी इंडियन शेक्सपियर कहलाते हैं, शेक्सपियर के अंदाज में ड्रामे लिखते हैं और अपने ड्रामों को मकबूलियत के लिए, शाहकार ड्रामे लिखने के लिए आप जाने जाते हैं। इस ड्रामे के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया कि रोमन सल्तनत और यहूदी कौम के बीच कशमकश को दिखाया गया है। रोमन सल्तनत का एक शहजादा, मार्कुस नाम का शहजादा, यहूदी लड़की हन्ना से मोहब्बत करता है। रूप बदलकर यहूदी बनकर उसके सामने जाता है और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। हन्ना भी उससे मोहब्बत करने लगती है। वो सोचती है कि ये यहूदी है और दोनों की मोहब्बत आगे बढ़ती है। और एक दिन खुलासा हो जाता है, पता चलता है कि ये यहूदी नहीं रोमन है। तो हन्ना को बहुत अफसोस होता है, लेकिन हन्ना परेशान रहती है कि शादी करें नहीं करें। मार्कुस अपनी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत बताता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, अपनी जान दे दूँगा। अपना खंजर निकालता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। तो हन्ना को यकीन आ जाता है कि हाँ ये सच कह रहा है, मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। उससे शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसको पता है कि उसके वालिद इज़रा इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि रोमनों का मज़हब अलग है, यहूदी मज़हब अलग है, उनकी तहज़ीब अलग है, उनके तौर तरीके चाल चलन अलग है और यहूदियों का तौर तरीका चाल चलन अलग है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक जगह दोनों नहीं बैठ सकते। इसलिए उसको पता है कि उसके वालिद इज़रा इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो सोचते हैं और कहीं दूर जाकर, शहर से दूर जाकर शादी करने का वो प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं, कहीं और शादी कर लेंगे। इज़रा इनकी बातें छुपकर सुन लेता है और वो सामने आ जाता है और वो इस शादी के खिलाफ है, लेकिन बहुत समझाने के बाद वो शादी के लिए राज़ी होता है और एक शर्त रखता है। वो शर्त ये है कि मार्कुस अपना मज़हब तब्दील कर ले और यहूदी मज़हब को अपना ले। मूसवी मज़हब को ये अपना लेगा तो इसको शादी की इजाज़त दे दी जाएगी, दोनों सुकून से रह सकते हैं। लेकिन मार्कुस इनकार कर देता है कि मुझे हन्ना और अपने मज़हब में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, मोहब्बत और मज़हब में से किसी का इंतखाब करना पड़ेगा, तो मैं अपने मज़हब को चुनूंगा, मैं मज़हब को तब्दील नहीं कर सकता, और वहाँ से चला जाता है। बात थोड़ी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है और किसी वजह से हन्ना का महल में जाना होता है, शाही महल में जाती है। तो इसको वहाँ मार्कुस नज़र आता है। तब मार्कुस से फिर दरियाफ्त करती है कि तुम कौन हो। तो बताता है कि मैं रोमन तो हूँ, साथ ही इस सल्तनत का वली अहद भी हूँ, मैं यहाँ पर होने वाला बादशाह हूँ। हन्ना को ये बात हैरत में डालती है और वहीं उसको ये भी पता चलता है कि आज उसकी शादी ऑक्टेविया नाम की शहजादी से होने वाली है। उसको बहुत दुख होता है, बहुत रंज होता है कि मुझे धोखा दिया है, एक शहजादा मुझे मेरे दिल से खेल कर गया है, मुझे परेशान करके गया है, मुझे अपनी गिरफ्तार में कर लिया है, रातों की नींद मेरी उड़ा दी है और ख़ुद अब शादी कर रहा है और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो रोक तय करती है कि इस शादी को रोकेगी और वो इस शादी को रोक भी देती है। बादशाह के दरबार के अंदर जाके अपना दुखड़ा सुनाती है, किस्सा सुनाती है। बादशाह उसके ऊपर रहम खाकर मार्कुस को कैद करने का हुक्म दे देता है। मार्कुस को कैद कर लिया जाता है और उसका मामला मजहबी अदालत में लाया जाता है, जहां ब्रूटस नाम का मजहबी पेशवा रहता है और वो बहुत जालिम है। यहूदी कौम के ऊपर अपने जुल्म के लिए वो जाना जाता है। ऑक्टेविया जो मार्कुस की होने वाली बीवी थी और शहजादी भी थी, वो हन्ना के पास आती है और माफ़ी की तलब करती है कि मार्कुस से जो हो गया उसको दरगुजर करो, माफ़ कर दो और सीधे रास्ते के ऊपर चलो, नए रास्ते की तलाश में चलो, पुरानी बातों को छोड़ दो। हन्ना उसको माफ़ कर देती है।
हन्ना को भी रहम आ जाता है। हन्ना जब माफ कर देती है तो ब्रूटस, जो यहूदियों पर जुल्म करने के लिए जाना जाता है, उसको एक और मौका मिल जाता है। वो कहता है कि तुमने शहजादे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, तुमने शाही ख़ानदान को बदनाम करने की साजिश रची है, तुम्हें सज़ा मिलेगी। और सज़ा देता है। इज़रा और हन्ना दोनों को जलते हुए तेल में, गर्म तेल में, खोलते हुए तेल में डालने का हुक्म दे देता है, यानी सज़ाए मौत देता है। अब उस वक्त इज़रा 16 साल पुराना वाक़या सुनाता है कि उस वक्त जब तुम्हारी बीवी जल गई थी, तुम्हारी बेटी को मैंने बचा लिया था, और ये हन्ना तुम्हारी ही बेटी है, तुम अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो, कैसे जला सकते हो। ब्रूटस को यकीन नहीं आता है, तो इज़रा उसके लिए जो सबूत देने हैं वो सबूत देता है और उसको मुतमईन कर देता है, यकीन आ जाता है ब्रूटस को। और उसके बाद ब्रूटस अपने किए के ऊपर शर्मिंदा होता है और जो गलती है उसको मानकर इनको माफ़ कर देता है। फिर इनकी ज़िंदगी आराम से गुजरती है। शहजादे और ऑक्टेविया की शादी हो जाती है। ऑक्टेविया चाहती है कि हन्ना भी उसके साथ रहे, लेकिन हन्ना उसके साथ नहीं रहती और वो रब से लो लगाते हुए अलग निकल जाती है, वो दुनिया से बेजार हो जाती है। इसी तरह से हमारा ड्रामा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। पिछले हिस्से तक हम बच्चों, जो तीसरे हिस्से से चल रहा है, तीसरे हिस्से में हमने महल का वाक़या पढ़ा और पिछले हिस्से के अंदर हमने महल के अंदर यहूदियों के मोहल्ले का वाक़या पढ़ा है। यहूदियों के मोहल्ले के अंदर, यहूदियों के भेस के अंदर मार्कुस मौजूद है, हन्ना भी उसके साथ है। उसी वक्त रोमन सरदार केशिश वहाँ पर आता है और उसको परेशान करता है, और बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद जब मार्कुस सामने आता है तो मार्कुस अपना सीना खोलकर उसको दिखाता है और उसका सीने के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, शाही निशान बने हुए हैं, जिससे डरकर केशिश चला जाता है, अपने हथियार झुका देता है। इस वाक़े से हन्ना मशकूक हो जाती है, उसको लगता है कि ज़रूर इसके अंदर कुछ बात है कि जिसकी वजह से रोमन लोग इससे डरते हैं। वो यहूदियों के भेस में इससे मिलने आ रहा है। अभी हन्ना को मालूम नहीं है कि ये रोमन है, यहूदियों के भेस के अंदर यहूदी लड़के की तरह से मुलाकात करता है, मोहब्बत करता है। लेकिन पिछले हिस्से के अंदर हमने जब देखा कि केशिश उससे डर के चला गया है, मार्कुस से डरकर भाग गया है, तो हन्ना को शक हो गया है। अब यहां पर वो अपने शक को दूर करने की कोशिश करेगी। इस हिस्से के अंदर बच्चों इज़रा के मकान का वाक़या है। हन्ना का शक है और वो शक दूर करने की कोशिश करेगी। और एक और वाक़या इस हिस्से के अंदर आने वाला है, वो है शहजादी ऑक्टेविया का इज़रा के मकान में आना। शहजादी ऑक्टेविया यहाँ पर आएगी, इज़रा के मकान में रुकेगी, और इज़रा के मकान में जब रुकेगी तो वहाँ पर मार्कुस को भी देखेगी, तो वो ख्यालों में डूब जाएगी। उसको लगेगा कि ये दो शख्स हैं, एक जैसे हमशक्ल, एक मेरा होने वाला है और एक यहाँ रहता है। तो वो बातें भी और शक पैदा करेंगी, हन्ना और भी ज़्यादा मशकूक हो जाएगी, इज़रा को भी शक हो जाएगा, और अगले हिस्से के अंदर इज़रा राज खुलवा लेगी। तो इस हिस्से के अंदर शहजादी ऑक्टेविया का आना है और हन्ना का शक में मुब्तला होना है। तो ये है पहला एक्ट, छठा सीन, और इसका उन्वान है इज़रा का मकान। शुरू करते हैं हम इज़रा के मकान का वाक़या। केशिश को भगा दिया गया है, केशिश उससे डर के भाग गया है मार्कुस से। इज़रा के मकान के अंदर हन्ना और मार्कुस अब आ रहे हैं, वहां से रास्ते से जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई के बाद ही अपने घर आ गए हैं। हन्ना और मार्कुस आते हैं। हन्ना, मैं हैरान हूं कि उस रोज उन इंसान नुमा दरिंदों के जोर किस कुव्वत ने घटा दिए। तुम में वो कौन सी छुपी हुई चीज है, कौन सी छुपी हुई ताकत है जिसे देखते ही जालिम रोमनों ने अपने खूनी बर्छे और मगरूर सर जमीन की तरफ झुका दिए। उसने अपना सीना खोलकर दिखाया था, उसके सीने के ऊपर शाही खानदान का निशान बना हुआ था। जब केशिश ने और उसके जो सिपाही हैं, उन सिपाहियों ने सीने पर बना हुआ शाही खानदान का निशान देखा तो उन्होंने अपने सर भी झुका दिए थे, अपने भाले भी नीचे कर दिए थे, खामोशी से वहां से चले गए थे। हन्ना भी ये देख रही थी, लेकिन उसने उसके सीने का निशान नहीं देखा था, वो कपड़े की आड़ में था। अब वो मशकूक है कि ऐसी क्या बात है कि वो तुमसे डरकर चले गए, वो तुमसे क्यों डर के गए। वो पूछ रही है यहां पर आकर, अब घर पर आके मार्कुस से पूछ रही है कि वो जो जालिम अपने जुल्म के लिए जाने जाते हैं, अपने बुरे अखलाक के लिए जाने जाते हैं, बुरे बर्ताव के लिए जाने जाते हैं, मारने ही वाले थे, तुम्हें कैद करने वाले थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो तुम्हें देखकर डरकर भाग गए, वहां से निकल गए। तो मार्कुस जवाब देता है, प्यारी हन्ना, जिस तरह अक्सर लोग सांप और बिच्छू का मंत्र जानते हैं, उसी तरह उन रोमनों पर काबू पाने के लिए मेरे पास भी एक तिलिस्म है। हन्ना को बातों में उलझाना चाहता है कि जिस तरह से लोगों के पास सांप और बिच्छू का मंत्र होता है कि जिससे सांप और बिच्छू के जहर का असर नहीं होता, मेरे पास भी एक तिलिस्म है, एक जादू है जिसकी वजह से रोमन भाग जाते हैं। हालांकि हन्ना को इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं आता और वो मशकूक है, पूछना चाहती है उससे। तो जब बात बदली मार्कुस ने, तो हन्ना उसको कहती है कि मगर देखना प्यारे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहीं ऐसा ना हो कुछ उनका असर हो जाए
कहीं ऐसा ना हो कुछ उनका असर हो जाए, इस वफा और मोहब्बत को नजर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनका असर हो जाए, इस वफा और मोहब्बत को नजर हो जाए। वो देखती है, कहती है कि जिस तरह से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तुम्हारे पास भी अगर ताकत आ जाए, क्योंकि रोमन तुम्हें देखकर भाग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी रोमनों जैसे जालिम बन जाओ, रोमनों के जैसे लोगों के ऊपर जुल्म सितम करने लग जाओ। तो मार्कुस जवाब देता है, प्यारी हन्ना, अगर कुछ सुनाने ही को जी चाहता है तो जी भर कर सुना लो, मगर फाले बद मुंह से ना निकालो। फाले बद अपशकुन बातें, बुरे शकुन वाली बातें, खराब बातें। अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो जी चाहकर मुझे सुना लो, सारी बातें मुझे बता दो, सारे दिल की भड़ास निकाल लो, लेकिन गलत बातें मुंह से ना निकालो, ऐसी बातें ना निकालो कि जिससे मेरा दिल टूट जाए, मैं दुख में डूब जाऊं। अब ये बातें कर ही रहे हैं, इतने में इजरा अंदर आ जाता है। इजरा का अंदर आना, इजरा अंदर आते ही चिल्लाता है, जालिम, बेदीन, यहां भी चैन से बैठने नहीं देते। हन्ना, 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 हुकुम प्यारे अब्बा। इजरा, रोमनों के बादशाह की भतीजी और वली अहद सल्तनत की मंगेतर शहजादी आक्टिविया इस तरफ से गुजर रही थी। इत्तेफाकन एक सतून से टकराकर उसके रथ का पहिया चूर चूर हो गया और उसका शाही गुरूर अपनी गरीब रईयत से पनाह और मदद मांगने के लिए मजबूर हो गया। दोनों बात कर रहे हैं। हन्ना पूछ रही थी कि वो लोग तुमसे क्यों भागे, लेकिन मार्कुस को जवाब नहीं देता, उलझा देता है हन्ना को। और तो बातें चली रही, उसी बीच में हन्ना के वालिद इजरा अंदर आ जाते हैं, गुस्से के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि बाहर एक हादसा पेश आया है। सड़क जो उनके घर के बाहर जा रही थी, वहां से शहजादी आक्टिविया का काफिला जा रहा था। जाते जाते उनका जो रथ है वो एक खंबे से टकरा गया, एक सतून से टकरा गया और टकरा के पहिया चूर चूर हो गया। अब जो उसके सिपाही थे वो बड़े मगरूर थे, इजरा को डांटते हैं और इस तरह से उसके सामने पेश आते हैं कि जैसे इजरा उनके सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि आक्टिविया दिल की नरम है, अभी आक्टिविया की इजरा से बात नहीं हुई है, सिर्फ सिपाही कहते हैं, उसको धमकाते हैं कि हमारी राजकुमारी, हमारी शहजादी तुम्हारे यहां पर रुकेगी, कुछ इंतजाम करो और अच्छा इंतजाम करो। उसको डराते हैं, धमकाते हैं। तो वो गुस्से के अंदर अंदर आता है कि जालिम, बेदीन, यहां भी चैन से बैठने नहीं देते, यानी हम हमारे घर में बैठे हुए हैं और यहां भी हमारे ऊपर जुल्म ढाने के लिए हमारे सामने आ जाते हैं। अभी आक्टिविया से इजरा की मुलाकात नहीं हुई है, उसके सिपाहियों के बर्ताव की वजह से यहां पर यह डर रहा है। बच्चों, अभी हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारा हिस्सा इसका हटा दिया गया है। जो तवील किस्सा बीच में बना रहा था, इख्तिसार के लिए उस हिस्से को हटा दिया गया है। अब जब उस हिस्से को हटा दिया गया है तो बहुत सारी बातें यहां पर शामिल नहीं की गई हैं। मार्कुस के बाद जब बाजार दिखाते हैं तो हन्ना का वहां पर आना भी दिखाया जाता है और हन्ना के सिपाहियों की मगरूरी भी दिखाई जाती है, उनका तकब्बुराना अंदाज भी दिखाया जाता है कि किस अंदाज में वो इजरा से बात कर रहे हैं। तो इजरा बहुत गुस्से में हो जाता है और वो हिस्सा जब हटा दिया गया तो यहां आपको सिर्फ यही नजर आ रहा है कि इजरा अचानक गुस्से के अंदर आया है। तो ये गुस्सा क्यों आया है? सिपाहियों की बदअखलाकी की वजह से, उनके खराब जो उसके साथ बर्ताव किया है उसकी वजह से इजरा को गुस्सा आ रहा है। इजरा गुस्से में अंदर आता है और हन्ना को सारी बात बताता है कि इस तरह का वाकया हुआ है। अब शहजादी आक्टिविया हमारे यहां पर कुछ वक्त के लिए ठहरेगी, जब तक उसकी नई गाड़ी नहीं आ जाए या जो गाड़ी है इसका पहिया दुरुस्त ना हो जाए, ये हमारे यहां पर रुकेगी। यहां भी बच्चों काफियों का इस्तेमाल किया गया है, रदीफ का इस्तेमाल किया गया है नस्र को खूबसूरत बनाने के लिए। और आक्टिविया का बता दिया कि बादशाह की भतीजी है और वली अहद सल्तनत यानी मार्कुस की वो मंगेतर है। अब मार्कुस भी यहां पर मौजूद है और उसकी मंगेतर यहां पर आ रही है। मार्कुस को अपना राज खुलने का डर सताएगा। मार्कुस, तो क्या वो आपके यहां कयाम करना चाहती है? इजरा, हां, दूसरी सवारी आने के आने या पहली के दुरुस्त हो जाने तक वो पाक कौम की लड़की एक नापाक यहूदी के घर में ठहरना चाहती है। पाक कौम की लड़की एक नापाक यहूदी, किसकी नजर में? रोमनों की नजर में। रोमनों की नजर में वो खुद तो पाक हैं और यहूदी नापाक हैं। मैंने बताया आपको दोयम दर्जे के उनको माना जाता है। तो उसका गुरूर टूटा है, उसके रथ का पहिया टूटा है और वो यहां पर थोड़ी देर कयाम करेगी। हन्ना, तो अब्बा जान जाइए, मेहमान बनकर आना चाहती है तो जरूर बुला लाइए। मार्कुस, खुद कलामी, अपने आप से बात कर रहा है। खुद कलामी यानी खुद अपने ही मन के अंदर बोलना। आक्टिविया और इजरा के घर में क्या अपनी मंगेतर की मौजूदगी में मेरा राज रह सकेगा? क्या जो मैं छुपकर यहां बैठा हुआ हूं, भेस बदले हुआ हूं, क्या मेरा राज फाश नहीं हो जाएगा? क्या आक्टिविया को पता नहीं चल जाएगा कि मैं ही मार्कुस हूं? और फिर मुखातिब होकर कहता है, इजरा से कहता है कि हाँ, क्या मैं हट जाऊं? इजरा, क्यों?
मार्कुस शायद शहजादी एक गैर शख्स की मौजूदगी पसंद ना करे। पहले तो खुद से बात करता है कि अगर मैं यहां पर रहा तो मेरा राज खुल जाएगा, खुद कलामी करता है कि मेरा राज फाश हो जाएगा, मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। तो फिर इजरा से कहता है कि मैं यहां से चला जाऊं। वो कहता है कि क्यों क्यों जाने की बातें कर रहे हो? तो मार्कुस जवाब देता है कि शहजादी शायद एक गैर शख्स को यहां मौजूद को मंजूर नहीं करे, परेशान हो जाए, तो मैं यहां से चला जाता हूं। इजरा मना करता है, ठहरो, मुझे इस नाखुंदा मेहमान के आने के बाद तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे काम हैं हमारे यहां पर करने के लिए। अब आक्टीवी आ रही है, शहजादी आ रही है, उसकी खिदमत तो करनी ही पड़ेगी, उसकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी, तो तुम्हें यहां पर रुकना होगा। और यह कह के इजरा बाहर चला जाता है और मार्कुस खुद कलामी करता है, अपने आप से बात कर रहा है। शेर बोलता है, चुगलियां खाएगा घबराए हुए चेहरे का रंग, चुगलियां खाएगा घबराए हुए चेहरे का रंग, खोल देगी भेद दोनों पर परेशानी मेरी। दोनों पर किस पर? हन्ना पर और आक्टीविया पर। हन्ना को भी पता चल जाएगा कि मैं दगाबाज हूं, आक्टीविया को भी पता चल जाएगा कि मैं दगाबाज हूं, दोनों तरफ से मैं बदनाम हो जाऊंगा, दोनों तरफ से मैं मारा जाऊंगा। तो वो कहता है कि चुगलियां खाएगा घबराए हुए चेहरे का रंग, मेरा जो चेहरा घबराया हुआ नजर आएगा, उड़ा हुआ रंग चेहरे का नजर आएगा, तो पता चल जाएगा कि ये तो वही शख्स है, ये तो वही है जो दोनों रोल कर रहा है, दोनों से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। खोल देगा भेद दोनों पर परेशानी मेरी। और फिर आक्टीविया का इजरा के साथ अंदर आना, ये शेर बोलता है और आक्टीविया अंदर आ जाती है। इस तरह से हमारी कहानी यहां पर आगे बढ़ रही है। आगे आते हैं। अब इजरा आक्टीविया को लेकर अंदर आ गया है। बाहर खड़ी हुई थी आक्टीविया और मार्कुस भी वहां पर मौजूद है। मार्कुस देखता है कि मैं यहां किसी तरह से निकल जाऊं, क्योंकि वो दोनों से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। एक तरफ आक्टीविया को अपनी शादी करने के लिए तैयार है, अपनी जिंदगी में लाने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ हन्ना से भी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो अब जब दोनों से सामना होने वाला है, हन्ना भी वहां पर मौजूद है और आक्टीविया भी वहां पर आ रही है, उसको लग रहा है कि मेरा राज खुल जाएगा, मेरे जो मैंने इतने दिन से बात बना रखी थी, आज वो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों तरफ दगाबाजी की तरह काम कर रहा है। आक्टीविया यहां पर आ गई इत्तेफाकन, इजरा उसको लेने बाहर गया है, अब आक्टीविया अंदर आ गई है और अंदर आने के बाद इजरा का शुक्रिया अदा कर रही है, उसकी इज्जत अफजाई के लिए उसका शुक्र कर रही है कि तुमने मेरी बहुत तौकीर की, बहुत मेरा वकार बढ़ाया, और ऐसे लोग हमारी कौम के अंदर हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। आज हमें पता चला है कि हमारी सल्तनत के अंदर यहूदी कौम के इतने बाइज्जत लोग भी, इतनी इज्जत देने वाले लोग भी रहते हैं। तो आक्टीविया कहती है, हाँ इजरा, गाड़ी के इत्तेफाकिया टूट जाने से मुझे कदरे तकलीफ तो हुई, ताहम उस तकलीफ में भी अपने लिए एक तरह की खुशी महसूस करती हूं। कदरे यानी होता है बहुत हद तक, थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ हुई। बातें करते हुए आपस में और अंदर की तरफ आ रहे हैं, बातें करते हुए धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। तो उसने देखा, कहती है कि मुझे मेरी गाड़ी का पहिया टूट गया है और उसकी वजह से मुझे तकलीफ तो हुई, लेकिन फिर भी मैं खुशी महसूस कर रही हूं। खुशी किस लिए? क्योंकि मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी का मौका मिला है, तुम्हारे घर रुकने का, मुझे ठहरने का मौका मिला है, मेहमान नवाजी देखने का मौका मिला है। अगर ये नाशुदनी वाकया पेश ना आता तो मुझे अपने चचा की एक वफादार रैयत के जोहर पहचानने और यहूदी कौम की इखलाकी खूबियों को जानने का कभी मौका नहीं मिलता। यहूदियों को हकीर समझा जाता था, बदतर समझा जाता था और किसी काम का उनको नहीं माना जाता था। लेकिन आक्टीविया जब इस यहूदी के घर पर आई, इजरा के घर पर आई, तो इसने इसको बहुत इज्जत दी, बहुत अच्छे अखलाक के साथ इसके साथ पेश आया, बहुत अच्छा बर्ताव इसके साथ किया, खूब इसकी ताजीम की, इज्जत बख्शी। तो इससे ये बड़ी मुतासिर हुई और मुतासिर होने के बाद ये दिल में मसरत का इजहार कर रही है, शुक्रिया अदा कर रही है और बताती है कि मुझे तकलीफ तो हुई है, लेकिन मैं ये बात जान गई हूं कि यहूदी कौम के अंदर भी अच्छे अखलाक के मालिक हैं, अच्छे चाल चलन वाले हैं, इज्जतदार लोग हैं, लोगों की इज्जत करने वाले लोग हैं। अगर आज रथ का पहिया नहीं टूटता, मैं यहां पर परेशान नहीं होती, तो फिर मैं तुमसे कभी मुलाकात नहीं कर पाती, तुम्हारी इन सलाहियात से मैं कभी भी वाकिफ ना हो पाती। इजरा जवाब देता है, मैं इस नवाजिश का ममनून हूं, शुक्रगुजार हूं आपकी नवाजिश का, यानी जो आप मेरी तारीफ कर रहे हो, ये जो जर्रा नवाजी आप कर रहे हो, मैं इसका शुक्रगुजार हूं। अगर हुजूर के हम कौम, हमारे आका, हमारी जानो माल के मालिक मुअज़्ज़िज़ रोमन भी अपनी रियाया के साथ यही बर्ताव रखें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उनकी हुकूमत चांद और सूरज की उम्र पा सकती है। इजरा कहता है कि यह आपकी जर्रा नवाजिश है, हम ऐसे ही हैं, लेकिन हमें खराब समझा जाता है। जैसा बर्ताव आप हमारे साथ कर रही हैं,
आप हमें जिस तरह से देख रही हैं, अगर आपके चचा जान भी हमें इसी तरह से देखें, इस सल्तनत के बादशाह भी हमें इसी तरह से देखें, उसके जो दरबारी हैं, सिपाही हैं, सरदार हैं, अगर सभी हमें इन्हीं नजरों से देखें जिन नजरों से आप हमें देख रही हैं, वही इज्जत बख्शें जो आप हमें बख्श रही हो, तो फिर मैं यकीन दिलाता हूं कि रोमन सल्तनत के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आने पाएगी, हमेशा के लिए रोमन सल्तनत कायम रहेगी। लेकिन वो जानता है कि रोमन सरदार, रोमन सल्तनत की तरफ से यहूदियों के ऊपर बहुत सारे जुल्म सितम किए जाते हैं, तरह तरह से परेशान किया जाता है, तरह तरह से सताया जाता है। अब चूंकि सभी बुरे नहीं होते और ना ही सभी अच्छे होते हैं, तो कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। रोमन सल्तनत में यहूदियों की तरफ से बुराई करने वालों की तादाद ज्यादा है, यहूदियों के ऊपर जुल्म करने वालों की तादाद ज्यादा है, जबकि रहमदिली अपनाने वालों की तादाद कम है। अब अक्टिविया एक राजकुमारी है, रहमदिल है, इजरा के घर के ऊपर आई तो ये इजरा से बहुत मुतासिर हुई और दोनों की खुदकलामी हो रही है। और इजरा कह रहा है कि जैसा रुख आपका हमारे लिए है, अगर ऐसा रुख बादशाह भी इख्तियार करे और तमाम रोमन इख्तियार करें, तो फिर हमें रोमनों से कोई एतराज नहीं है, हमें रोमनों के नीचे रहने में कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, हम आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। वो कहता है कि रोमन हुकूमत चांद और सूरज की उम्र पा सकती है, यानी लंबी उम्र पा सकती है, बहुत मुद्दत तक यहां पर हुकूमत जारी रह सकती है। अक्टिविया मार्कुस को देखकर खुद कलामी। अब ये दोनों बातचीत कर ही रहे हैं, अंदर आ चुके हैं और पास में मार्कुस भी वहां खड़ा हुआ है। अक्टिविया की नजर अब मार्कुस के ऊपर पड़ गई है, मार्कुस को देख रही है तो हैरत में रह गई, क्योंकि मार्कुस तो रोमन शहजादा है, यहां यहूदी के भेष में रह रहा है, यहूदियों के कपड़े पहन रखे हैं उसने, तो ये कंफ्यूज हो गई कि क्या असल आदमी वही है या कोई और है। उसको देखती है और हैरत ज़्यादा हो जाती है और खुद कलामी करती है, अपने आप से बात करती है। ताज्जुब, हैरत, किस कदर मिलती जुलती सूरत, एक कलम की दो तस्वीरें, यहूदी फ्रेम में रोमन तस्वीर। मार्कुस को देख रही है कि बिल्कुल हू बहू ये मेरे सरताज से मिलता है, ये रोमन से मिलता है, हू बहू इसकी शक्ल ऐसी है। ऐसा लग रहा है कि एक ही कलम से दो तस्वीरें बना दी गई हैं, एक साथ दो जुड़वाओं को जमीन पर उतार दिया गया है। अभी उसको ये शक भी नहीं हुआ, उसको पता भी नहीं है, लेकिन कुछ ख्याल उसके मन के अंदर हैं कि ये वो तो नहीं है, कहीं वो ही यहां बन के रह रहा हो, लेकिन वो सोचो फिक्र में डूब जाती है। अब जी इसकी तरफ देखकर खुद कलामी करती है, मन में कुछ बड़बड़ाती है, बुदबुदाती है, तो मार्कुस को फिर शुबा होता है कि कहीं मेरा राज खुल ना जाए, ऐसा ना हो कि मुझे पहचान ले और यहां सबके सामने मेरा नाम ले दे कि मैं तो ये रोमन शहजादा हूं। तो उसको डर लगता है, तो फिर खुद कलामी करता है, खुद से अपने आप बात कर रहा है डर के। आज तौकीर गई, बात गई, शान गई, कुछ बनाए ना बनेगी जो वो पहचान गई। वो कहता है, खुद अपने आप से बात कर रहा है। बच्चों देखो, ड्रामों के अंदर जो खुद कलामी वाला हिस्सा आता है ना, खुद कलामी का माने होता है खुद से कलाम करना। अब ये जो खुद कलामी वाला हिस्सा है, ये सिर्फ डायलॉग बोलने वाला ही सुनता है। ड्रामे के अंदर आसपास और भी लोग खड़े होते हैं, लेकिन वो इस तरह से दिखाते हैं हमें कि जैसे उनको आवाज नहीं आ रही, ये मन की आवाज है। लेकिन जब ड्रामा हो रहा है, ड्रामा स्टेज पर पेश किया जाता है, तो ये भी तेज आवाज में ही बोले जाने वाले कलाम मुकालमे हैं, तेज आवाज में ही बोली जाने वाली चीजें हैं, लेकिन आसपास वाले ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। ये खुद कलामी वाली बातें हैं और जो मन के अंदर दोहराई जा रही है। आप फिल्में वगैरह, टेलीविजन वगैरह देखते होंगे, उसमें कई मुकालमे मन के आते हैं, खुद अपने आप से बात कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, लेकिन हमें आवाज आती है, कुछ होठ वगैरह नहीं हिल रहे, सोच रहे हैं, उनकी सोच और फिक्र की आवाज भी हमें आती है फिल्मों वगैरह में। उसी तरह ड्रामे के अंदर होता है, जो खुद कलामी वाले हैं, कि अभी अक्टिविया खुद कलामी कर रही थी, अब मार्कुस खुद कलामी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सोच रहे हैं और हमें आवाज आ रही है, हम समझ रहे हैं इनकी बातें, इनके जज्बात, कि ये क्या चाहते हैं और इस वक्त किस सोचो फिक्र में डूबे हुए हैं। तो ये सोच रहा है। जब हन्ना ने इसकी तरफ देखा और सोच रही है कुछ, हन्ना ताज्जुब और हैरत कर रही है, तो इसको लगा कि आज तो मेरी पहचान हो जाएगी, ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आज तौकीर गई, बात गई, शान गई, कि आज मेरी इज्जत भी चली जाएगी, मेरी बात भी खत्म हो जाएगी, मेरी शान और शौकत भी आज खत्म हो जाएगी, मैं जलील हो जाऊंगा, रुस्वा हो जाऊंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। आज अगर मेरी जो पहचान चली गई, तो फिर ये बनाए ना बनेगी, बदनामी हो जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। जब मैं रुस्वा हो जाऊंगा तो कैसे मैं लोगों को अपना मुंह दिखा पाऊंगा। तो आज तो बदनामी होना तय मान रहा है ये, इसको लग रहा है कि आज मेरा सारा काम खराब हो जाएगा अगर ये
आक्टिविया मुझे पहचान गई और मेरी पहचान भी चली जाएगी, मेरी जान पहचान भी खत्म हो जाएगी। आक्टिविया हैरत में है, सोच रही है कि क्या है क्या नहीं है, और फिर अब इजरा से मुखातिब है। इजरा से कहती है, इजरा ये नौजवान शख्स कौन है? इजरा जवाब देता है, हुजूर ये मेरे एक हम मजहब की आंख का तारा है और मुझे औलाद से भी ज्यादा प्यारा है। आक्टिविया, अब आक्टिविया को बता दिया इजरा ने कि ये तो मेरे एक हम मजहब दोस्त है, उसका लड़का है और ये मुझे बहुत जान से प्यारा है, मैं इसको बहुत दिलो जान से चाहता हूं और अपने बेटे की तरह इसको रखता हूं। तो आक्टिविया हैरत में पड़ जाती है कि ये कैसे हो सकता है। फिर जूना को बुलाती है, क्यों जूना, क्या ये चेहरा देखने वाले के दिल में हैरत पैदा नहीं करता? खवातीन किरदार बताए गए थे आपको, 3 खवातीन किरदार बताए गए थे, एक हन्ना थी, एक आक्टिविया थी और एक जूना थी। जूना कौन है? आक्टिविया की खादिमा, उसकी खिदमत गुजार, उसके साथ रहती है हमेशा और उसका जहां भी जाना होता है उसका इंतजाम वगैरह ये जूना करती है। तो आक्टिविया जूना को अपने करीब बुलाती है और पूछती है कि जूना देखो ये चेहरा, ये जो शख्स सामने खड़ा हुआ है, क्या ये चेहरा तुम्हें हैरत ज़्यादा नहीं करता? क्या तुम्हें सोचो फिक्र के अंदर डूबने पर मजबूर नहीं करता? अब चूंकि चेहरा मार्कुस का था, हूबहू मिल रहा था, मार्कुस ही खड़ा हुआ था, लेकिन उनको लग रहा था कि मार्कुस का कोई हमशक्ल है। तो जूना भी उसको देख के हैरत में है और कहती है, जी हां, अगर ये आदमी यहूदी के लिबास में ना होता तो मैं जरूर शहजादा मार्कुस समझकर दोजानू होकर उसके दामन को बोसा देती, यानी इसके आगे अपना सर झुका लेती। अगर ये रोमन कपड़ों में नहीं होता, ये जो लिबास इसने पहन रखा है ये यहूदियों का लिबास है, अगर ये यहूदियों के लिबास में ना होता तो जरूर शहजादा मार्कुस होता और मैं दो जानू बैठकर, घुटनों के बल बैठकर इसके जो दामन है इसको बोसा देती, इसको ताजीम करती मैं। इजरा, हुजूर मैं थोड़ी देर की गैर हाजिरी की माफी चाहता हूं। इजरा को अब बाहर कुछ काम है, हन्ना के साथ किसी काम से जाना चाहता है, तो पूछ रहा है, आक्टिविया से इजाजत ले रहा है कि मुझे कुछ काम है, तो थोड़ी देर के लिए मैं गैर हाजिरी की माफी चाहता हूं, मैं यहां पर से अपनी गैर हाजिरी चाहता हूं। आक्टिविया कहती है, खुशी के साथ जा सकते हो, खुशी के साथ। आगे मार्कुस भी खड़ा हुआ है। मार्कुस कहता है, जरूरत हो तो मैं भी साथ चलूं। ये फिर यहां से भागने की कोशिश कर रहा है, बार बार यहां से निकलने की कोशिश करता है और बहाने बना रहा है कि किसी तरह मैं यहां से निकल जाऊं तो मेरी बात बन जाए। तो इजरा को कुछ काम आया होगा, वो जाना चाहता है, उसने आक्टिविया से इजाजत ली क्योंकि वो शहजादी है, घर में आई हुई है और मेहमान है, मेहमान से इजाजत लेके कुछ काम करना चाहते हैं। तो मार्कुस ने देखा कि मौका है, बोलता है कि मैं भी साथ चलूं तुम्हारे, कुछ जरूरत हो तो। इजरा को गुस्सा आ जाता है, ठहरो, क्या अंगारों के फर्श पर खड़े हो? बात बात के अंदर कभी कहते हो मैं यहां चला जाऊं, कभी कहता हूं वहां चला जाऊं, तुम्हारे साथ मामला क्या है, क्यों जाना चाहते हो? उसको डांट देता है, क्या अंगारों के फर्श पर खड़े हो, यानी तुम बिल्कुल बेचैन हुए जा रहे हो। ये अंगारों के फर्श पर खड़ा होना बच्चों मुहावरा है, एक जगह ना टिक पाना, टिक कर नहीं बैठ पाने के लिए अंगारों के फर्श पर खड़े होने का इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहा है कि तुम बहाने बना रहे हो, बार बार बाहर जाने की बात कर रहे हो, क्या मामला है, क्या एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, यहां नहीं रुक सकते? इजरा और हन्ना का जाना, इजरा उसको मार्कुस को वहीं रोक देता है और हन्ना को साथ लेकर कुछ इंतजाम वगैरह के लिए बाहर निकल जाता है। मार्कुस फिर खुद कलामी कर रहा है बच्चों, ये कहां से आ गई हैरान करने के लिए, ये कहां से आ गई हैरान करने के लिए, और दरवाजे न थे क्या इसको मरने के लिए? ये कहां से आ गई, आक्टिविया के लिए कह रहा है कि मुझे परेशान करने के लिए, हैरान करने के लिए कहां से आ गई, क्या इसको मरने के लिए और दरवाजे नहीं मिले थे? कहीं और भी तो जा सकती थी, क्या इसको यहीं आना था जहां मैं मौजूद हूं? आक्टिविया जूना से कहती है, जूना मैं इस नौजवान यहूदी से कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूं, उससे कहे कि मेरे नजदीक आए, मैं उससे बात करना चाहती हूं। उसको पास बुलाया और जूना उससे कहती है, जरा करीब आना भाई। ये अपने पास उसको बुला लेती है मार्कुस को और उससे पूछती है। आक्टिविया फिर जूना से कहती है पास बुला के, जूना मैं अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा कभी हैरत ज़दा नहीं हुई जितनी आज उसके और अपने प्यारे की मिलती जुलती सूरत देखकर हुई हूं। जब करीब बुलाया, इसको करीब बुला के देखा तो बिल्कुल हूबहू शक्ल मिल रही है, कोई फर्क नहीं है शक्ल के अंदर, वही कदकाठी है, वही चीज है, वही नजर है, वही चेहरा मोहरा बना हुआ है, जरा सा भी फर्क नहीं है। और ज्यादा हैरत ज़दा हो जाती है और फिर वो कहती है जूना से, अपनी जो खादिम है,
अपनी खादिमा से कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी ज्यादा हैरत ज़दा नहीं हुई, मुझे कभी इतना ताज्जुब नहीं हुआ जितना आज हुआ है। ये इसकी सूरत बिल्कुल मेरे प्यारे से मिलती है, मेरे होने वाले शौहर मार्कुस से इसकी सूरत मिलती है। अभी भी उसको मालूम नहीं है कि मार्कुस ही है। तो राज खुलने के करीब है। अब देखो बच्चों, फिर यहां पर एक कुछ अशार हैं दोनों के खुद कलामी से आपस में, और तीनों के अशार हैं यहां पर। पहले अक्टिविया शेर के अंदर कुछ मुकालमा है, उसके बाद हन्ना का है, हन्ना भी आ जाती है इतने में, और उसके बाद जो इसका वालिद है हन्ना का, इजरा, वो भी आ जाता है, और उसके भी यहां पर कलाम है। तो देखिए, दिल पूछ रहा है आंखों से ये बेहतर या वो आला है, दिल पूछ रहा है आंखों से ये बेहतर क्या वो आला है, कुदरत ने एक ही सांचे में क्या दो सिक्कों को ढाला है। अक्टिविया खुद बात कर रही है अपने आप से, सोच रही है, सोच के कहती है कि मेरा दिल अपने आप से पूछ रहा है, आंखों से पूछ रहा है कि ये बेहतर है, ये वो आला है, क्योंकि दोनों एक जैसी सूरतें नजर आ रही हैं, कोई फर्क नहीं है। तो अब कंफ्यूज हो गई है वो और पूछती है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, दोनों की एक जैसी सूरतें नजर आ रही हैं, कुदरत ने एक ही सांचे में क्या दो सिक्कों को ढाला है, दोनों को एक जैसा बनाया है, दोनों की एक जैसी सूरत है। अब जब ये बातें कर रही हैं आपस में, उसको शेर बोला, ये इतने में इजरा भी वहां पर आ जाता है, हन्ना भी आ जाता है। इजरा और हन्ना का दोबारा आना, हन्ना भी आ गई है और इजरा भी आ गया है। तो हन्ना खुद कलामी करती है, अपने मन ही मन बोलती है, इसने तो बोल दिया कि दिल पूछ रहा है आंखों से ये बेहतर है या वो आला है, कुदरत ने एक ही सांचे में क्या दो सिक्कों को ढाला है। हन्ना अंदर आ चुकी है, हन्ना जवाब देती है, आंखों में बातें होती हैं, होठों पे अगरचे ताला है, जिस चांद की मैं दीवानी हूं क्या ये भी उसी का हाला है। अब यहां पर हन्ना मशकूक हो गई है, मार्कुस की तरफ से उसको शक हो गया है। एक बार तो इसने रोमनों से बचाया था इसको, रोमनों ने इसके सामने अपने सर झुका दिए थे, अपने भाले झुका दिए थे, तब भी इससे पूछा था कि ऐसी क्या बात है, क्यों तुमसे ये रोमन सरदार डर गए हैं, बड़े ताकतवर लोग तुमसे डर गए हैं, जालिम तुमसे डर गए हैं, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ बात जरूर है। तब भी मार्कुस ने नहीं बताया था। और आज हन्ना और इजरा दोनों देख रहे हैं कि एक दूसरे की खामोशी कुछ ना कुछ बात कह रही है। मार्कुस वहां मौजूद है और झेप रहा है, जाना चाह रहा है, और अक्टिविया उसको बार बार देख रही है और कुछ सोच में डूबी हुई है और बातें कर रही है कि मेरा महबूब भी इसके जैसा है, हूबहू सूरत मिलती है, कहीं ऐसा तो ना हो कि कुछ मामला दूसरा ही हो। वो सोचती है, हन्ना कहती है, आंखों में बातें होती हैं, होठों पे अगरचे ताला है। होठ तो बंद हैं, मार्कुस के होठ कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मार्कुस और अक्टिविया की आंखों ही आंखों में कुछ बातें हो रही हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में आ रही हैं हन्ना को भी कि कुछ ना कुछ मामला इनके बीच है। और फिर वो मशकूक होकर खुद अपना मिसरा, दूसरा मिसरा बोलती है, जिस चांद की मैं दीवानी हूं क्या ये भी उसी का हाला है। हाला बच्चों आशिक को कहते हैं, आशिक, और हाला जो है चांद के इर्द गिर्द जो दायरा होता है उसको भी हाला कहा जाता है। रोशनी का दायरा होता है चांद के आसपास, तो वो अपनी चमक देता है और वो जब धुंध वगैरह होती है तब ज्यादा सफाई से दिखाई देता है। तो इसको शक है कि मैं जिस चांद की दीवानी हूं क्या ये भी उसी का हाला है, ये भी उसी की आशिक माशुका है। ऐसा तो नहीं कि हम दोनों का आशिक एक ही हो, हम दोनों एक ही शख्स के ऊपर मरती हो। तो ये यहां पर मशकूक हो गई। फिर इसके बाद ये राज खुलवाएगी आगे। और जो इजरा है वो भी छुपकर इनका मामला देख रहा था। इजरा भी खुद कलामी करता है, उसके भी रंग अजीब है, उसका भी तौर निराला है। दोनों की बात कर रहा है कि इसके भी रंग अजीब है, और ये भी जो बार बार बाहर भागना चाहता है वो भी हैरत ज़दा है कि मेरे महबूब की सूरत ऐसी की ऐसी है। तो उसके भी रंग अजीब हैं, इसका भी तौर निराला है ये भी चुप और ये भी चुप, कुछ दाल में काला काला है। इजरा मामला समझ रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। यह भी मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, दाल में कुछ काला होना यानी कुछ मशकूक चीजें होना, कुछ ऐसी चीजें होना कि जिनको नहीं होना चाहिए, नहीं होने वाली चीजें हो जाना। तो है ये भी चुप और ये भी चुप, कुछ दाल में काला काला है। तीनों परेशान हो गए हैं। अब मार्कुस तो परेशान है ही, अक्टिविया भी बेचैन हो गई है, हन्ना भी बेचैन हो गई है, और इजरा को भी अब कुछ शक हो रहा है। इजरा को भी दाल में काला नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है कि जिसकी वजह से ये दोनों परेशान हो रहे हैं। वो मार्कुस और अक्टिविया को देख रहा है, अभी उसका अपनी बेटी की तरफ ध्यान नहीं है। वो कह रहा है कि अक्टिविया भी परेशान सी नजर आ रही है और मार्कुस भी बेचैन हो रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है, इनके बीच में कुछ मामलात है, कुछ एक दूसरे को आपस में जानते हैं, तो इस वजह से ये परेशान हो रहे हैं।
अब ये सोचो फिक्र में डूबे हुए हैं कि बाहर ऑक्टेविया की गाड़ी तैयार हो जाती है। सिपाही अंदर आता है। सिपाही कहता है, हुजूर आलिया, सवारी तैयार है, सिर्फ हुजूर का इंतजार है। गाड़ी तैयार हो गई और ऑक्टेविया को लेने आया है अंदर। ऑक्टेविया, अच्छा इज़रा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, अगर फिर कभी इस तरफ से गुजरी तो जरूर तुमसे मिलने की खुशी हासिल करूंगी। इज़रा, हुजूर की रैयत नवाजी से मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। ऑक्टेविया, जूना और सिपाही का जाना। अब निकलने के बाद हन्ना को उसके ऊपर शक है, तो हन्ना इससे कुछ बातचीत करती है, कुछ पूछताछ करती है। मार्कुस अभी खुद कलामी कर रहा है। मार्कुस अपने आप से बात कर रहा है। वो कहता है, मैं तो समझा था कि पूरी आज रुसवाई हुई, मैं तो समझा था कि पूरी आज रुसवाई हुई, खैर गुजरी, टल गई, सर से बला आई हुई। उसने सोचा कि आज तो बदनामी पक्की है, आज तो अपन फंस गए हैं, मारे जाएंगे, आज तो हम बेकार ही यहां पर आए, इस वक्त नहीं आना चाहिए था। तो उसको लगा कि आज तो सारी पोल खुल जाएगी। लेकिन अब उसकी गाड़ी जब ठीक हो गई है तो वो यहां से निकल गई, यहां से चली गई और अब ये अपने खैर आफियत मना रहा है, खैरियत से अपने सुकून ले रहा है और कहता है कि जो आई थी बला वो टल गई। लेकिन अभी बला वो टली नहीं है। हन्ना को इसके ऊपर शक हो गया है। अब हन्ना इससे पूछताछ करेगी कि तुम क्या हो, सच्चाई बताओ अपनी, और आने वाले हिस्सों के अंदर इसको अपनी सच्चाई बतानी भी पड़ेगी। हन्ना पूछती है, ये शहजादी तुमसे वाकिफ है? मार्कुस, उतना ही जितना वो तुमसे वाकिफ है। हन्ना को शक हो गया है कि पहले रोमनों ने इसके आगे सर झुका दिया था और आज ये भी इसके सामने झुक गई है, ये भी इसको अपने महबूब के जैसा बता रही है, अपने होने वाले मंगोतर की हूबहू शक्ल बता रही है, तो कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला है। इज़रा भी ये बात समझ गया था। मार्कुस से पूछती है कि क्या शहजादी तुमको जानती है, तुमसे वाकिफ है? तो मार्कुस कहता है कि उतना ही जानती इतना तुम्हें जानती है, बस आज मुलाकात हुई, उससे पहले हम एक दूसरे से नहीं मिले। झूठ कह रहा है यहां पर ये। हन्ना, उस रोज रोमन सरदारों का यकबेक तुम्हारे आगे झुक जाना, आज शहजादी ऑक्टेविया का तुम्हें देखकर हैरत में आना, जाहिर करता है कि तुम पर अंधा भरोसा अक्ल का कसूर है। तुम्हारा रोमनों से कोई ना कोई पोशीदा ताल्लुक जरूर है। मार्कुस, प्यारी हन्ना, इस बात का जवाब देने की ना मुझ में जुर्रत है और ना मैं उसकी अभी जरूरत समझता हूं। और फिर वहां से निकल जाता है। हन्ना को शक हो गया है और उससे पूछती है कि वो क्या हाल है, बताइए मुझे, ऑक्टेविया तुम्हें इस तरह से कैसे देख रही थी, इस तरह से कैसे कलाम कर रही थी जैसे वो तुम्हें जानती हो, वो कैसे बता रही थी कि तुम्हारी जैसी सूरत का उसका महबूब है, उसका मंगेतर है? तो ये कहता है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा रोमनों से कोई ना कोई वास्ता जरूर है, क्योंकि वो पहले वाला किस्सा भी बयान कर देती है कि जब इसने मार्कुस ने अपना सीना खोलकर दिखाया था और कैशियस और उसके सिपाही उसके सामने झुक गए थे, अपने हथियार झुका दिए थे, जबकि अपने जुल्म के लिए जाने जाते हैं, जालिम हैं, लोगों को परेशान करते हैं, सताते हैं, लेकिन इसके सामने वो झुक गए थे। तब भी ये हैरत में हुई थी, पूछा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, बताइए मुझे, लेकिन इसने नहीं बताया था, बात को घुमा दिया था। इज़रा आ गया था तो ये बात खत्म हो गई थी। और आज भी ऐसा ही वाकया पेश आया तो ये कहती है कि तुम्हारे ऊपर अंधा भरोसा नहीं कर सकती मैं, अगर करती हूं तो ये मेरी अक्ल का कसूर है और तुम्हारा रोमन सल्तनत से, रोमन लोगों से कोई ना कोई वास्ता जरूर है। तुम रोमन लोगों के अंदर से हो या उनको जरूर जानते हो, उनके बीच में आते जाते हो, तुम कोई कद्दावर शख्स हो कि ये तुम्हें देखकर डर जाते हैं और तुम्हारी सूरत जो है एक शहजादी पहचान जाती है, कुछ ना कुछ बात जरूर है। और मार्कुस के पास अब चूंकि कुछ जवाब नहीं है, क्या जवाब दे? उसको पता है कि पोल खुलने वाली है, उसने यही बेहतर समझा कि यहां से अभी निकला जाए और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन हन्ना उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो भी उसके साथ जाती है और दोनों साथ जाकर बाग में चले जाते हैं। अब बाग में हन्ना मार्कुस के पीछे पड़ जाएगी। जो अगला हिस्सा आएगा, यहां पर 5वां हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हन्ना और अब मार्कुस को बाग के अंदर दिखाया जाएगा। ये बाग में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्कुस कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि हन्ना जो शक कर रही है इसके ऊपर, पूछना चाहती है कि बताइए ऐसा क्या है, क्यों वो तुम्हारे से डर के भागे थे और क्यों आज शहजादी तुम्हें देख के हैरत ज़दा हुई? कुछ ना कुछ बात जरूर है। और फिर सच्चाई ये खुलवा लेगी। मार्कुस को अपनी सच्चाई बयान करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा इसको कि मैं भी रोमन हूं। हालांकि सिर्फ यही बताएगा कि मैं रोमन हूं, ये नहीं बोलने वाला है अभी कि मैं रोमन शहजादा हूं।
अपना रुतबा नहीं बताएगा, अपना वकार नहीं बताएगा, सिर्फ अपना मजहब बताएगा कि मेरा मजहब अलग है, तुम्हारा मजहब अलग है, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और शादी करना चाहता हूं। और शादी के लिए हन्ना को तैयार भी कर लेगा, लेकिन इज़रा आ जाएगा और इज़रा एक शर्त रखेगा कि अगर वो शर्त अगर तुम कबूल करते हो तो मैं हन्ना की तुमसे शादी कर दूंगा, और अगर नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। तो शर्त रखता है सामने, लेकिन ये शर्त को कबूल नहीं करता है, मना कर देता है कि मैं इस शर्त को कबूल नहीं करूंगा, और उसके बाद वो हिस्सा भी आगे बढ़ जाता है। तो अगले हिस्से के अंदर इज़रा की शर्त है, हन्ना का इसके ऊपर शक करना है, और ये जो मार्कुस है, शहजादा मार्कुस का कबूलनामा है, ये कबूल कर लेता है कि मैं भी रोमन हूं। अगले हिस्से में ये सारी चीजें हम मुताला करेंगे बच्चों। अगले हिस्से तक आपको इंतजार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।